लॉ किसका है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके सो देखो सेकंड लॉ क्या है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया बिटवीन द सरफेसेस एंड एट so long the normal reaction remains the same। ओके सो देखो यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके सो द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, the limiting frictional force is independent from the apparent area between two surfaces which are in contact, and the normal reaction is remains same, and the normal reaction remains same। तो देखो सेकेंड लॉ क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अपरेंट एरिया। ओके अपरेंट एरिया आएगा यहाँ पर। ओके अपरेंट एरिया between two surfaces which are in contact and the normal reaction is remains same। ओके ये हुआ सेकेंड लॉ। देन नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स इन कांटेक्ट। ओके किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मटेरियल्स। ओके जो सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं वो जो सरफेस है वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, एंड देन नेक्स्ट द नेचर ऑफ देयर सरफेसेस। ओके सो द limiting frictional force depends on materials of two surfaces which are in contact and nature of surfaces। ओके सो देखो अब क्या है यहाँ पर सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्या बताता है हमें, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्या बताता है, आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है एंड किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। ओके तो देखो फर्स्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज independent from the apparent area between two surfaces। okay means what apparent area between two surfaces means what, for example अब यहाँ पर आपको दो surfaces दिए। ओके इस तरह से आपको दो surfaces दिए हैं। ओके तो देखो इन दोनों में कितना एरिया है, ओके इन दोनों के अंदर कितना एरिया है उसके ऊपर वो क्या है डिपेंड नहीं रहता, कम एरिया हो या फिर ज्यादा एरिया हो या फिर एरिया भी नहीं हो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता। ओके एंड देन नेक्स्ट अगर वो उसका जो एरिया कम ज्यादा भी हुआ देन उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा। ओके एंड देन नेक्स्ट क्या का है, लॉ थर्ड में क्या का है, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स ऑफ टू सरफेस। ओके मींस वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो दो सरफेस रहेंगे दिस वाज सरफेस 1 सरफेस 2। ओके ये सरफेसेस किससे बने हुए हैं, ओके कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। ओके सो उसके ऊपर क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड रहता है। ओके एंड देन नेक्स्ट नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस मींस व्हाट, वो सरफेसेस कैसे प्लेन है या फिर उसके ऊपर अप्स एंड डाउन है। ओके सो उसका जो नेचर रहेगा उसके ऊपर वो क्या रहता है, डिपेंड्स रहता है। ओके सो ये थे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर किसी को कोई डाउट्स है क्या, चलो राइट करो, ये खत्म हो गए, फिनिश हो गए लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके चलो राइट कर लो इसे। सो इसके अंदर किसी को कोई डाउट्स है क्या,
हेलो हाँ सर। बोलो। हाँ बोलो। सर आप लॉ फर्स्ट एक बार रिपीट करोगे क्या सर? ओके, लॉ फर्स्ट एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एक बार इसे आप राइट कर लो, तो उसका फर्स्ट लॉ मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके सर। चलो इसे राइट कर लो जल्दी से, उसका फर्स्ट लॉ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो हुआ क्या? ओके, तो बोर्ड क्लीन कर दूं क्या अब मैं? इसके ऊपर कुछ किसी को डाउट नहीं है ना? सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के अंदर, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्या है? बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ क्या कहता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है? एरिया बिटवीन टू सर्फेस, टू सर्फेस के बिटवीन जो एरिया रहेगा उसके ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ क्या बताता है? वो किसके ऊपर डिपेंड है? ओके, तो देखो थर्ड लॉ क्या है? द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स ऑफ टू सरफेस। ओके, अगर दो सरफेस जिस मटेरियल से बने होंगे, ओके, उसके ऊपर वो क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट नेचर ऑफ सरफेस है कि वो सरफेस प्लेन है या फिर अप डाउन है या फिर ज्यादा रफ है या फिर ज्यादा क्रेस्ट है, तो उसके ऊपर वो क्या करता है? उसका बिहेवियर रहता है। ओके, सो क्लियर है सेकेंड लॉ थर्ड लॉ। देन नेक्स्ट अब मैं फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो देखो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, सो देखो अब अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर आपको ऐसे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा मींस व्हाट? आपको ए टू जेड अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर यूज किया एफ एल इज इक्वल टू बी इंटू एन, ओके, तो भी चलेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे मेंशन करना पड़ेगा क्या? वेयर बी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, आपने बी भी यहाँ पर यूज किया तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पर जेड यूज करते हो तो भी चलता है, बट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जेड इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट अब यहाँ पर हम बी या फिर जेड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर म्यू एस यूज करेंगे। म्यू एस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कौन स्टैंडर्ड सा बताया है। ओके, म्यू एस किसने बताया? म्यू एस एक कौन सा फिजिसिस्ट था। हाँ बोलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यूज कर सकते हैं? क्या क्या बोलो? तो देखो आपकी वॉइस कौन सा क्लियर भी नहीं है, बट लेटर यूज आप कर एक, सकते हैं? हाँ देखो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बट मैं आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पूछ रहे हो कि आप कोई भी यूज कर सकते हो अल्फाबेट। ओके, तो देखो आप यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बट आपको आप नीचे मेंशन करना पड़ता है दिस वाज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि आपने ऐसा यहाँ पर एज्यूम किया है, जो भी आपने कांस्टेंट यूज किया उसे आपने एज्यूम किया है एज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप यहाँ पर म्यू एस की जगह पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप कहाँ पर भी जाओ फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर,
अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया है मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी दिया है, ओके। और अगर आपका इनमें से प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट आपको यूज करना पड़ेगा एज अ कांस्टेंट, ओके। सो आपने यहाँ पर क्या किया, ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर करते हो थीटा इंटू डी, ओके। सो आपको थीटा इज क्या है मेंशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर क्या जो भी है आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज यहाँ पर यूज करो, सिर्फ आपको यहाँ पर वो मेंशन करना पड़ता है, ओके। तो फिलहाल हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में म्यू सफिक्स एक्स को यूज करेंगे। म्यू सफिक्स एक्स को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनटू द स्टैंडर्ड फिजिक्स के अंदर म्यू को क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा गया है स्टैंडर्ड फिजिक्स के अंदर, ओके। तो म्यू एस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले जिसने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज किया था उसने म्यू एस यूज किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू एस को यूज करेंगे, ओके। तो देखो म्यू सफिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, म्यू एस के लिए फॉर्मूला फॉर्म करना है, ओके। तो देखो म्यू एस के लिए फॉर्मूला क्या फाइंड करोगे आप, ये जो नॉर्मल रिएक्शन राइट हैंड साइड में, सो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, एफ सफिक्स एल डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए आपको क्या मिलता है, म्यू एस का आपको फॉर्मूला मिलता है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आपको फॉर्मूला मिलता है, ओके। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो किसका रेशियो है, इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, और मींस न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? देखो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही सिंपल आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करते हैं, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ रहता है या फिर कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, देन नेक्स्ट आपको फाइंड करना पड़ता है नॉर्मल रिएक्शन, ओके। या फिर ऐसा रहता है, ओके। या फिर आपको म्यू एस की वैल्यू दी गई रहती है, फॉर एग्जांपल 0.2 दिया हुआ रहता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट बॉडी का मास आपको दिया हुआ रहता है, बॉडी का मास क्या है, फॉर एग्जांपल 2 kg है, ओके। अब देखो कोई भी बॉडी का मास दिया है तो बॉडी के मास से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, ओके। तो देखो कोई भी अगर किसी भी बॉडी का अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है मीन्स क्या करना है, उसका वेट फाइंड करना है, मीन्स क्या करना है, उसका मास एंड एक्सेलरेशन का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन हो, अगर आपका बॉडी का भी हो या फिर ये बॉटल है यहाँ पर सिचुएटेड है, इसका अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन मींस व्हाट, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ओके। डाउनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रिएक्शन क्या रहता है, ओके। उसे आप क्या कहते हो, नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। तो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, इस बॉटल का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस क्या आएगा, कोई भी चीज हो, ओके, कोई भी चीज हो इस यूनिवर्स के अंदर, उसका अगर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m into g, where m is equal to क्या रहता है, मास रहता है, देन नेक्स्ट g मींस क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि फिक्स रहता है 9.81, ओके। फॉर एग्जांपल आपको मास दिया है 2 kg, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 आएगा, ओके। सो 9.81 मींस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9.81, ओके। सो 9 2 18, ओके, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो 81 दिया है, 2 1 2 2 8 16 कैरी 1, ओके। तो अगेन 2 9 सो 19.62 आएगा, ओके। सो 19.62 आपका क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है। सो आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड हो गया 19.62 है, ओके। देन नेक्स्ट अब आपको फाइंड क्या करना है, म्यू एस दिया है, अपने नॉर्मल रिएक्शन फाइंड किया, आपको लिमिटिंग फोर्स फाइंड करना है। सो लिमिटिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, ओके। सो म्यू एस इंटू एन मींस म्यू एस की वैल्यू कितने दिया है, 0.2 दिया है, ओके। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 19.62, ओके। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जो आंसर आएगा वो आपका लिमिटिंग फोर्स रहेगा, ओके। सो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं, ओके। बहुत ही सिंपल टाइप्स के न्यूमेरिकल रहते हैं। आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर होने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ओके। इस लेसन के फर्स्ट से लेकर आखिर तक सारे न्यूमेरिकल हम देखने वाले, ओके। बट थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद, थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपका कल के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ओके। क्लियर है सबको, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, देन नेक्स्ट फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको ऐसा आता है तो राइट डाउन द फर्स्ट लॉ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या राइट करोगे आप, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देन नेक्स्ट उसके बाद ये मैथमेटिकल राइट करो, देन नेक्स्ट उसके बाद ये राइट करो, ये राइट करो, एंड देन नेक्स्ट उसका फॉर्मूला राइट करो म्यू एस का, ओके। म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय एन, ओके। तो यहाँ तक आपको राइट करना पड़ेगा फर्स्ट लॉ के लिए, ओके। एंड देन नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया बिटवीन टू अपरेंट सरफेसेस
then next third law क्या है, depends on the materials of surface and then next nature of their surfaces. Okay, तो ये थे laws of static friction. अब किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर? Is there anybody who having doubts in today's session? Anybody, anyone who has doubts? और कल के लेक्चर में हम काइनेमेटिक फ्रिक्शन देखेंगे, देन नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे. कल इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम फिनिश कर देंगे. ओके, और परसों के लेक्चर से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके, इस लेसन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. सर हाँ बोलो. सर आप बोल रहे थे कल आप है ना सीबीएसई का है ना सर, आप इसमें कौन सा चैप्टर है सर? आप हाँ अरे पूछने सॉरी बताने वाले मेरे हैं। ध्यान में नहीं रहा कल दिन भर. ओके, सीबीएसई का बुक है मेरे पास, बट वो बहुत इस बार नीचे है, रूम में है, बहुत नीचे होगा. ओके, वो आज मैं निकालूंगा ध्यान से. ओके, ओके और सर. कल आपको शो कर दूंगा. ओके, और सर ये वो भी सर वेक्टर एंड स्केलर्स भी कौन सा चैप्टर है सर, वो भी बता दीजिए. हाँ वेक्टर्स एंड स्केलर्स आई थिंक सेम नेम से मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, आई थिंक सेम नेम से हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस नाम होगा या फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स होगा. ओके, आप लोग वरी मत करो, आपको सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड एंड देन नेक्स्ट एनसीईआरटी, ओके, तीनों कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा. ओके, ओके सर. तीनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा. ओके, बुक्स जो है बुक्स में आज ढूंढ लूंगा. ओके, उसे सर्च करूंगा, आज नीचे होगा रूम में. ओके, तो चलो आज इसके अंदर किसी को डाउट्स है क्या? Is there anybody, anyone who having doubts in today's session, today's topic? नो सर. No one, nobody. Okay, very good. 21 participants है सर आज, सिर्फ 21. हर रोज 29 या फिर 28 रहते हैं. क्या हुआ, बोर हो गए क्या बाकी के? तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं. ओके, वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. ठीक है सर, ऋषिकेश सर आज के लिए लीव करता हूँ फिर. ऋषिकेश सर. Okay, sir. Participant, don't go anywhere. I need your attendance. मंदर का क्या मैटर है सर, वो प्रेजेंट क्यों नहीं रहता? बाकी सब तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, समीन दिखाई दे रहा है, आदित्य दिखाई दे रहा है, केशव भी है, क्षितिज भी है, अक्षय भी है, चंद्रशेखर भी दिखाई दे रहा है, रोशन भी है, सुरेश है, एलरॉय भी है, दानेश भी है, आयुष है, आदित्य है, कुणाल भी है. मंदार का क्या मैटर है? एक दिन रहता है, 2 दिन गायब रहता है. ठीक है सर, मैं उसके पेरेंट्स से आज पर्सनली बात करता हूँ सर. ओके ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Sorry about that. अब जो I didn't है hear anything. Participant, don't go anywhere. Now you all can leave. Try to join at 7:15 for the maths lecture.